हेलो एवरीवन, ए वेरी वॉर वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरी और कन्फ्यूजन रहते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम को लेकर के। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको क्वेरीज़ को कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जो इस फील्ड से रिलेटेड हो उनको शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन आता है CSIR नेट एग्ज़ाम। तो हम बात करते हैं CSIR के बारे में। CSIR क्या है? तो CSIR इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक काउंसिल बनाई गई थी जो पूरे कंट्री में जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं साइंस की फील्ड में, इनको एक मॉनिटर करती है, इनको कंट्रोल करती है। तो ये बॉडी है CSIR, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है। फिर आता है UGC। हम जानते हैं कि अप्रॉक्स 50 के से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी कंट्री में हमारे, उन सब, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, 100, 150, 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुल 600 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या इनकी जो एजुकेशनल नॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि नहीं जो एजुकेशन का है, उनको रेगुलेट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। ये एक बॉडी है। सो इट इज़ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइंस जारी करता है और यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन है वो उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, उसको ये रेगुलेट करता है। ये दोनों अलग अलग काउंसिल हैं। ये रिसर्च के जो CSIR हैं, ये हमारी जो रिसर्च होती है उसको देखता है, लेकिन इसका हायर एजुकेशन, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन है उसको देखती है ये बॉडी UGC। हम बात करते हैं CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में। सो पहले तो हमको ये पता होगा, सभी लोग, आप लोग बैचलर्स और मास्टर्स के हों तो आप लोगों को पता होगा कि CSIR UGC एग्ज़ाम ये मास्टर्स लेवल एग्ज़ाम है। कोई भी जो MSc या MA MSc जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट, वो इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट। सो अब इसमें ये भी है कि जो बैचलर का 4th ईयर है, ये सब इसकी एलिजिबिलिटी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। द मेन थिंग इज़ ये एग्ज़ाम कौन कराता है और एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है। सो ये एग्ज़ाम कराया गया जो मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको PhD में एडमिशन दिलाने लिए, मतलब जो अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ये PhD के लिए एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम है। फिर दूसरा इसका है फेलोशिप, PhD करेगी तो इसमें फेलोशिप भी मिलेगा, फेलोशिप। दूसरी चीज़ इसमें आती है लेक्चररशिप। लेक्चररशिप मीन्स एलिजिबिलिटी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। लेक्चररशिप, एलिजिबिलिटी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एन डिग्री कॉलेज और इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सो ये इस नेट एग्ज़ाम में दो चीज़ें आती हैं, PhD या फेलोशिप जिसको हम JRF कहते हैं, और दूसरा है नेट, लेक्चररशिप या नेट। सो हम बात करते हैं UGC जो नेट एग्ज़ाम है, CSIR UGC नेट एग्ज़ाम है, ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। एलिजिबिलिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम का पर्पज़ है या तो PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम और दूसरा है लेक्चररशिप, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो नेट होता है ये अगर आपने किसी भी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम क्रैक किया और अगर उसके कुछ सर्टेन कट ऑफ होती है, अगर उसने उस कट ऑफ को क्वालिफाई किया जो JRF की कट ऑफ है, तो उसको JRF अवार्ड किया जाएगा। और किसी ने JRF को नहीं क्वालिफाई कर पाया, उसके थोड़ा सा कम मार्क्स रह गए और उसने सिर्फ नेट की कट ऑफ को क्वालिफाई किया, तो उसको नेट अवार्ड कर देते हैं। तो जो नेट अवार्ड हो गया स्टूडेंट, वो लेक्चररशिप के लिए अप्लाई कर सकेगा एज फॉर जॉब। वो गवर्नमेंट जॉब होती है और वो प्राइवेट डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकता है। अब PhD तो JRF अब सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो बढ़ा है रिसेंट ईयर्स में इस एग्ज़ाम की वजह से, इसका रीज़न है ये PhD की फेलोशिप। इस फेलोशिप का अमाउंट होती है 31,000। पहले ये 25 थी, अभी रिसेंटली ईयर्स में ये बढ़कर 31 हुई, प्लस HR रहे हैं।
एचआरए अगर कोई अपनी ही सिटी में रह कर के रिसर्च करता है तो उसको एचआरए उसका मिल जाएगा एज ए कैश, तो ये 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं, 35 अप्रॉक्स हो जाती हैं। सो ये एचआरए है। तो अब कंपटीशन बढ़ चुका है तो नेट का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि लेक्चरर की पोस्ट से बहुत कम निकलती हैं, 1 या 2 निकलती हैं, वो भी 1 या 2 साल में, और स्टूडेंट है हज़ारों में, लाखों में। तो सारे स्टूडेंट भागते हैं जेआरएफ के पीछे, ताकि उनको जेआरएफ मिल जाए तो 5 साल के जब तक वो पीएचडी करें तब तक उनको ये फेलोशिप मिलती रहे। इस फेलोशिप का जो ड्यूरेशन होती है वो 5 साल होती है जब तक वो पीएचडी करता है। पीएचडी 6 साल की होती है तो फेलोशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आप दूसरे कोई किसी फेलोशिप से अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है ये नेट एग्ज़ाम कौन कराता है। नेट एग्ज़ाम कराती हैं CSIR और यूजीसी, दोनों मिलकर के कोलैबोरेशन में कराती हैं, CSIR यूजीसी, इसीलिए इसको CSIR यूजीसी नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम कहते हैं। अब आप लोगों ने एक और चीज़ सुना होगा जिसको कहते हैं यूजीसी नेट, या फिर कुछ सालों पहले इसको ये कहा जाता CBSE यूजीसी नेट, CBSE यूजीसी नेट / जेआरएफ। ये क्या एग्ज़ाम था? तो CBSE के बारे में हम लोग जानते हैं, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक आर्ट्स और दूसरा साइंस। सो आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं उन पर ये जो नेट का सिस्टम इसको डील करता था ये CBSE यूजीसी, ये दोनों मिलकर के आर्ट्स के जो नेट एग्ज़ाम जो आर्ट्स के लिए होता था इसको कंडक्ट कराते थे, और साइंस के लिए जो एग्ज़ाम होता था इसको ये CSIR और यूजीसी मिलकर वो करते थे, कंडक्ट कराता था। बट अभी रिसेंट ईयर में एक 2017 से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने CSIR का एग्ज़ाम उसने अब 2017 से ऑनवर्ड से ये दोनों एग्ज़ाम्स NTA कराने लगी है। तो NTA इसलिए कराती है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट बीट CSIR नेट, इनमें दोनों में मिला करके 1 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते थे। तो यूजीसी का मेन काम है यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करना, उनको एक तरह से कंट्रोल में करना कि हाँ सही से एजुकेशन चल रही है कि नहीं। तो उसका काफ़ी सा टाइम और उसके काफ़ी जो एफ़र्ट्स इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में जाते थे, और CSIR के भी यूजीसी के भी। अब क्या हो गया है, जो इन दोनों एग्ज़ाम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो NTO को दे दी गई है। NTA इंडिपेंडेंटली अपना ये एग्ज़ाम कराता है और फिर रिज़ल्ट इनको दे देता है। फिर ये लोग ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ये अपना रिज़ल्ट मेरिट बना के देती हैं। सो हमने बस इतना भी जाना कि CSIR एक्चुअली क्या है और यूजीसी क्या है और CBSE यूजीसी नेट क्या इसको कहते हैं। NTA के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा। अब मेन आती ही है PhD मतलब JRF और नेट, ये क्या हैं। सो जब हम लोग क्या फिर कोई भी स्टूडेंट, मैं साइंस ये वीडियो में अब मैं साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, आर्ट की बैकग्राउंड की कोई बात आएगी तो मैं उसको बता दूंगा कि ये आर्ट से रिलेटेड है। सो हम लोग जैसे कोई भी स्टूडेंट साइंस में कोर्स होते हैं वो है BSc। साइंस में जो कोर्स होते हैं उनमें मोस्ट पॉपुलर कोर्स जैसे हैं बैचलर ऑफ साइंस BSc, फिर आता है MSc, BSMS डुअल डिग्री, इंटीग्रेटेड MSc और इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD। ये आप समझ रहे होंगे कि ये बढ़ते हुए ऑर्डर में है। ये तरफ सा थोड़ा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, BSc की एलिजिबिलिटी क्या थी,
12th पास कोई भी स्टूडेंट बीएससी के लिए अप्लाई कर सकता था, बीएससी कर सकता था। एमएससी की एलिजिबिलिटी बीएससी हो गई कि कोई बीएससी, और बीएसएमएस जो आईआईटीज़ बेसिकली आईसर, ये आईसर्स में ये प्रोग्राम चलता है। बीएसएमएस डुअल डिग्री, ये 4 साल का होता है, 4 ईयर का। तो एसएमएससी और बीएससी 5 साल का होगा, तो ये डुअल डिग्री है, तो 4 साल में ख़त्म कर देते हैं। ये भी मास्टर्स लेवल तक प्रोग्राम है, तो इसकी भी एलिजिबिलिटी 12th पास से थी। इंटीग्रेटेड एमएससी ये आईआईटीज़ कराती हैं, और इनमें ये सिस्टम है कि जो भी बच्चा ये इंटर पास करके आया है, इंटर पास किया, उसने इंटीग्रेटेड एमएससी ये ज्वाइन किया, तो उसको बीएससी और एमएससी दोनों एक डुअल डिग्री के फॉर्म में रहती हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी, इसमें एमएससी और पीएचडी दोनों इसमें एक डुअल डिग्री है, इंटीग्रेटेड पीएचडी। बट एमएससी तक तो सबको एलिजिबिलिटी पता है, लेकिन जब पीएचडी की बात आती है, पीएचडी और एक होता है एमफिल और एमएस भी कह सकते हैं। एमएस की बता दूंगा मैं, एमएस जब बात आती है इंटीग्रेटेड पीएचडी या पीएचडी की, तो पीएचडी की ड्यूरेशन होती है 5 साल, मतलब 5 साल लगते हैं पूरे पीएचडी को कंप्लीट करने की, क्योंकि रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है, इसमें रिसर्च स्टूडेंट करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि इन 5 साल में जब स्टूडेंट रिसर्च करता है, तो अप्रॉक्स की एज 25 के आसपास रहती है, वो स्टार्ट करता है और वो ख़त्म 25 to 30 एज में ये ख़त्म होता है। इस एज में स्टूडेंट जॉब के पीछे क्यों ना तैयारी करें, और क्यों ये वो रिसर्च करके अपना 5-6 साल अपना इन्वेस्ट करें इस चीज़ों में। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए पीएचडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिसर्च की ओर ओरिएंटेड हो, इसलिए पीएचडी के लिए फेलोशिप बोर्ड डिज़ाइन की कि अगर कोई स्टूडेंट जॉब भी ढूंढ रहा है, तो एक जॉब जैसे डिसेंट अमाउंट फेलोशिप के फॉर्म में मिल जाता है। वो स्टूडेंट का अपना अमाउंट होता है, उसमें उसका कोई भी खर्च नहीं होता है। तो अब यहाँ पे पीएचडी का मैं पर्पज़ बता दिया आपको। फिर बात आती है लेक्चरशिप की। ये देखा कि जो स्टूडेंट्स मतलब एमएससी कर चुके होते हैं, मास्टर्स अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो नेट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर उनका नेट निकल जाता है तो वो जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी बीच में अगर उनका जेआरएफ हो जाता है तो अपना पीएचडी करने लगते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट का भी फ़ायदा है कि उनके जॉब के लिए पैरेलल में अप्लाई कर रहे हैं, और अपना उनका जेआरएफ यानी रिसर्च चल रही है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। तो ये था बेसिक सा थोड़ा सा CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो अब दोनों भी एग्ज़ाम को, चाहे वो CSIR UGC नेट एग्ज़ाम हो या फिर CBSE UGC नेट एग्ज़ाम हो, इसको NTA कराती है। ये NTA एक अलग बॉडी है, NTA कराती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा NTA के बारे में बताऊंगा, और भी कुछ बातें होंगी तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये CSIR जो है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये बहुत सारी लैब्स हैं ओवरऑल कंट्री में। 24 इसकी लैब्स हैं, CSIR की 24 लैब्स हैं इंडिया में, 24 लैब्स हैं। और इन लैब्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस, इनसे रिलेटेड रिसर्च होती रहती हैं। जो ये CSIR UGC नेट एग्ज़ाम है, ये 5 स्ट्रीम में होता है। 5 इसके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एरियाज, जिसमें है केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंसेस। और जो CBSE UGC नेट एग्ज़ाम है, ये सारा पूरा आर्ट्स की, इसमें स्टूडेंट पूरा आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ जो जितने सब्जेक्ट हैं वो सब आते हैं। और अब आप जब देखते होंगे तो अब इसको UGC नेट कहते हैं। अब आपने सुना होगा इसको UGC नेट, क्योंकि अब इसको CBSE कंडक्ट नहीं कराता, और CBSE इसमें ज़्यादा, पहले CBSE इन्वॉल्व रहता था, अब CBSE इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो उसको सिर्फ UGC नेट कहते हैं, या फिर UGC NTA नेट भी इसको कह देते हैं। इस एग्ज़ाम को CSIR UGC नेट कहते हैं, CSIR नेट कहते हैं, या फिर CSIR NTA नेट भी कहते हैं। ये मैंने एक छोटा सा ब्रीफ में बताया कि दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में, और एग्ज़ाम्स को क्यों, मतलब एग्ज़ाम्स, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उनको JRF नहीं पता होता कि JRF क्या है। बल्कि JRF और नेट एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है कि एग्ज़ाम एक ही है। मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ, जैसे लाइफ साइंस में या फिर साइंस में 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। जो एग्ज़ाम होता है ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का।
इसमें कट ऑफ अप्रॉक्स जाती है 60%, 120, एक कंडीशन 120, ये कट ऑफ होती है JRF की। और दूसरी कट ऑफ जाती है करीब 100 नंबर की, ये होती है नेट की कट ऑफ। तो अब देख रहे हैं आप, पेपर 200 मार्क्स का एक ही है, एक पेपर होगा। जो स्टूडेंट्स 100 के ऊपर ले आएंगे उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, लेक्चरशिप क्वालिफाई हो जाएगी, उनको नेट अवार्ड कर दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स 120 के ऊपर लाते हैं उनका JRF भी हो जाएगा और उनको साथ ही साथ नेट का भी अवार्ड मिल जाएगा, नेट का भी अवार्ड मिल जाएगा। क्योंकि जो 120 के ऊपर लाए हैं वो 100 के ऊपर तो ऑब्वियसली लाए हैं, तो सभी स्टूडेंट मोस्टली चाहते ये हैं कि वो JRF के लिए अप्लाई करें ताकि उनका नेट भी हो जाए और उनका गोल हमेशा JRF रहता है, ये चीज़ है। अब मैंने ये जो 120 और 100 बताई, ये बस एक अप्रॉक्स मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। कट ऑफ बहुत ही वैरी करती हैं, डिपेंड ऑन द पेपर कि पेपर कितना टफ आया, कितना इजी आया। कई मामलों में ये कट ऑफ JRF की 105, 104, 104 इतनी भी गई है। और जो नेट की कट ऑफ ये 90, 89 यहाँ तक भी आई है। कई बार बढ़ भी जाती है, 125 तक जा सकती है। तो ये बहुत ये कोई मतलब इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, बस अपना चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर, सेशन टू सेशन। तो यहाँ पर ये मैंने इतना बात बता दी। अब यहाँ पर आपको जो छोटे मोटे डाउट हो गए हैं होंगे वो क्लियर हो गए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बताइए मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं NTA के बारे में बताऊँगा और CSIR का जो JRF होता है स्कीम, ये इसकी स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए अब वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।